रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं। जिसमें आज हम लोग अपरिमेय संख्या का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या का इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं की विशेषताएं। इसकी दो विशेषता यहाँ दी गई है। पहली विशेषता, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। इससे पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन किए थे, जिसमें हम लोग क्या देखे थे कि परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होता था और q नॉट इक्वल टू 0 होता था। यहाँ q नॉट इक्वल टू 0 इसलिए बोला जाता है क्योंकि नीचे वाला अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है, और इन्फिनिटी परिमेय अपरिमेय में नहीं आती है। इसीलिए परिमेय संख्या वो होता था जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए इसका दूसरा, अपरिमेय संख्या का दूसरा गुण, अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती के होते हैं। क्या होते हैं? अशांत अनावर्ती का होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। अभी हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के बारे में समझेंगे। अपरिमेय संख्या के उदाहरण देखिए, अपरिमेय संख्या कैसे कैसे होते हैं और उसका उदाहरण क्या क्या है। पहला देखिए, प्रत्येक अशांत जो नॉन टर्मिनेटिंग है, अनावर्ती नॉन रिपीटिंग है, प्रत्येक अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप वाले अपरिमेय संख्याएं हैं। वैसा दशमलव प्रसार जो अशांत भी रहे और अनावर्ती रहे, मतलब रिपीट नहीं हो, नॉन रिपीटिंग रहे। जैसे देखिए 0.10 100 100 फिर 1 डॉट डॉट। यहाँ देख रहे होगे 1 के बाद 10 है, फिर 1 के बाद 00 है, फिर 1 के बाद 000 है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ कोई खास नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 1 के बाद 1 0 आया, फिर 1 के बाद 2 0 आ रहा है, फिर 1 के बाद 3 0 आ रहा है। तो यहाँ रिपीटिशन क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। देखिए सेकेंड एग्जांपल, 13.34 फिर 33 फिर 433 333 फिर 4 टाइम 3 हो जाएगा। इसी तरह फिर 5 टाइम 4 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट डॉट। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। और कोई भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं। 5 पॉइंट क्या लिखे बोलो? 5.25 फिर 255 फिर 255 फिर 2, आगे लिखते रहिए। 4 टाइम्स 5 फिर 2। कहीं ना कहीं आपको डॉट डॉट करना ही पड़ेगा, है ना। इस तरह ये चलते जाएगा। इस तरह का जो नंबर बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। दूसरा टाइप का इरेशनल नंबर देखिए कैसा होता है। यदि m धनात्मक पूर्णांक रहे, पॉजिटिव नंबर रहे, पॉजिटिव इंटीजर रहे, जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, जो पूर्ण वर्ग नहीं हो। अब पहले पूर्ण वर्ग को समझ लीजिए। पूर्ण वर्ग कौन होता है? पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता था? 1, 2 का स्क्वायर क्या होता था? 4, 3 का स्क्वायर क्या होता था? 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये सम जो इस साइड वाला नंबर है ना, ये सम क्या रहेंगे? पूर्ण वर्ग रहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पास
m कैसा लेने वाले हैं, जो पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा, जो ये सम के बीच में छूटा हुआ है ना, 2 3, यहाँ छूटा हुआ है 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15, फिर 16 तो पूर्ण वर्ग हो गया, फिर 17, इस तरह जाएगा आपका 24 तक। फिर 25 क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है। 25 क्या है, पूर्ण वर्ग है। 25 क्या है, पूर्ण वर्ग है। फिर इसके बाद वाला कुछ कुछ है ना, फिर नेक्स्ट पूर्ण वर्ग कौन आएगा, 36 है ना। तो पूर्ण वर्ग जो नहीं होगा वही हम लोग यहाँ m लेंगे। m क्या लेंगे, जो पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा। तो रूट m एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे देखिए √2, यहाँ जो 2 ले रहे हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं है। √3, यहाँ 3 पूर्ण वर्ग नहीं है। √5 पूर्ण वर्ग नहीं है। √6 पूर्ण वर्ग नहीं है। √7 पूर्ण वर्ग नहीं है। √8 पूर्ण वर्ग नहीं है। उसके बाद अगर √9 ले लेते तो 9 पूर्ण वर्ग है, और ये इस तरह टूट सकता था। 3 × 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं, हाँ। और ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, ये p/q के रूप में लिखा जाएगा, परिमेय संख्या हो गया। तो आपको पूर्ण वर्ग नहीं लेना है ना। यहाँ √10 पूर्ण वर्ग नहीं है। √11 पूर्ण वर्ग नहीं है। इस सम टाइप का जितना भी नंबर रहेगा सब अपरिमेय संख्या रहेगी। तीसरा टाइप का देखिए, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है जो पूर्ण धन नहीं है। धन मतलब क्यूब, धन मतलब क्यूब। पहले पूर्ण घन को समझना पड़ेगा, अब समझना पड़ेगा ना। पूर्ण घन मतलब परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब देखिए कैसे बनता है। 1 का क्यूब कीजिएगा तो क्या बनेगा, 1 × 1 × 1 1 आएगा। 2 का क्यूब कितना आएगा, 2 × 2 × 2 कितना, 8। 3 का क्यूब कीजिएगा कितना, 27। इसके बीच वाला जो है ना जी, ये सम हो गया आपका पूर्ण वर्ग। ये सम क्या हो गया, पूर्ण वर्ग। ये सम हो गया पूर्ण वर्ग। तो इसके बीच वाला जो है 2 3 4 5 6 7 8 तो पूर्ण वर्ग हो गया। फिर यहाँ 9 10 11 कहाँ तक जाएगा, 26 तक। फिर 27 क्या है, पूर्ण वर्ग है। फिर 28 से 29 नेक्स्ट पूर्ण वर्ग क्या है, 64 है। तो यहाँ ये 63 तक। ये सम पूर्ण घन नहीं है। परफेक्ट क्यूब ये सम नहीं है, और ये सम परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है ना। तो आपको पूर्ण घन नहीं लेना है यहाँ पास। यहाँ m में क्या लेना है, जो पूर्ण घन नहीं है। तब अंडर क्यूब रूट, अंडर क्यूब रूट इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अंडर रूट। अंडर रूट बोलते हैं, अंडर रूट बोलते हैं, या अंडर स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं। अंडर स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जब इस तरह का रहेगा ना, जब इस तरह का रहेगा, यहाँ 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे, अंडर क्यूब रूट। क्या बोलेंगे, अंडर क्यूब रूट, अंडर क्यूब रूट बोलेंगे, है ना। देखिए जैसे एग्जांपल में अंडर क्यूब रूट 2, यहाँ 2 पूर्ण घन नहीं है। अंडर क्यूब रूट 3 भी क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब नहीं है। यहाँ अंडर क्यूब रूट 5 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसी तरह का जितना भी एग्जांपल लेंगे, है ना, वो क्या हो जाएगा,
अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। चौथा देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब समझिएगा क्यों, ऐसा क्यों? बहुत कोई जानता है कि पाई बराबर कितना होता है? 22/7। बहुत लोग ये जानता है, जबकि ये गलत बात हो जाता है। 22/7 लगभग बोलना पड़ता है ना? और हम लोग 22/7 को क्या बोल रहे हैं? 22/7 को परिमेय बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? परिमेय बोल रहे हैं। और ये पाई को क्या बोल रहे हैं? अपरिमेय बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अपरिमेय बोल रहे हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 पाई का आसन्न मान है, ना कि सटीक मान है। सटीक मान नहीं होता है ना? आसन्न मान होता है, सन्निकट वैल्यू होता है ना? नियरेस्ट वैल्यू होता है। पाई का वैल्यू 22/7 के नियरेस्ट जाता है, जैसे 3.14 के नज़दीक जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पाई का वैल्यू 3.14 होता है, 22/7 होता है ना? उसके निकट जा रहा है ना? इसलिए पाई इक्वल क्या होता है? 22/7 नियरली होता है। पाई नॉट इक्वल टू 22/7। पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है, 22/7 के निकट होता है, नियरली होता है। अब देखिए आगे हम लोग इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम सिद्ध करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का बहुत सारा हम लोग को सिद्ध करने वाला मिलता है ना? √3 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करें। √3 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करें। √11 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करें। इसके लिए एक उसके बीच में एक आवश्यक परिमेय आएगा, जिसका अध्ययन कर लेते हैं। माना कि P एक अभाज्य संख्या है। माना कि P एक अभाज्य संख्या है तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है। A को क्या मान लिए? पॉजिटिव नंबर। और P को क्या मान लिए? प्राइम नंबर। यदि P A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी। ये इसी टाइप का बात हो गया। X यदि Y² को विभाजित करती है तो X Y को भी विभाजित करती है। यदि Y² को करती है तो Y को भी करेगी। जब ये X क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और Y क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, है ना? P को अभाज्य संख्या माने हैं और A को पॉजिटिव इंटीजर माने हैं, धनात्मक पूर्णांक माने हैं। अब देखिए इसका प्रूफ कर रहे हैं। उपपत्ति अंक गणित के आधारभूत परिमेय से। अंक गणित में हम लोग पढ़े थे अंक गणित का आधारभूत परिमेय, जिसमें हम लोग पढ़े थे प्रत्येक अभाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। ऐसा हम लोग देखे थे अंकगणित का आधारभूत परिमेय में। अब यहाँ देखिए इसको ऊपर वाला बात को सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग माना कि A बराबर P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn। तो ये P1 P2 P3 सारा इसका A का फैक्टर हो जाएगा। जैसे हम लोग 21 लेते हैं, यहाँ 3 इंटू 7 लिखते हैं ना जी। तो 21 का ये 3 7 गुणनखंड हुआ कि नहीं, है ना? 3 7 गुणनखंड हुआ ना 21 का। तो यहाँ भी P1 P2 P3 A का गुणनखंड नहीं होगा, होगा। जहाँ ये P1 P2 P3 क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो A² बराबर ये जितना भी है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। ये जितना भी इसका प्राइम नंबर का प्रोडक्ट था वो 2 टाइम्स हो जाएगा। 1 टाइम्स 2 टाइम्स हो गया ना। अब ये 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं हम लोग।
अब प्रत्येक का स्क्वायर कर सकते हैं, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर इंटू डॉट 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 Pn का स्क्वायर। सबके बीच में ये डॉट गुना के जैसा है ना, यहां भी गुना है, यहां भी गुना है। अब देखिए, अब यहां से ये पता चल रहा है कि ये P ए स्क्वायर का क्या चीज है, अभाज्य गुणनखंड है। P इसका फैक्टर है, ऊपर भी देखे थे ना, P इसका फैक्टर है ना, जैसे यहाँ 3 21 का फैक्टर है, तो उसी तरह यहाँ P ए स्क्वायर का फैक्टर है। तो P ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है, तो P ए स्क्वायर को विभाजित करती है। अब देखिए, P ए का भी एक गुणनखंड है, P ए का भी एक गुणनखंड है। अगर ए स्क्वायर का हो सकता है तो ए का नहीं हो सकता है। P यदि ए स्क्वायर का गुणनखंड है तो क्या P ए का गुणनखंड नहीं होगा? होगा। तो उसी तरह P ए का भी एक गुणनखंड होता है, इंप्लाइज P ए का भी P ए को भी विभाजित करती है। यदि P ए का भी एक अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ अभाज्य छूट गया है, अभाज्य गुणनखंड है, तो P ए को भी विभाजित करती है। अतः अब बोल सकते हैं यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो P ए को भी विभाजित करती है। जैसे समझिए, 15 एक भाज्य संख्या है, पॉजिटिव नंबर है ना ये, जिसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह लिख सकते हैं, चूंकि 15 बराबर 3 गुना 5, इसका अभाज्य गुणनखंड इसी तरह करेंगे 15 का। अब देखिए, अगर इसको स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 स्क्वायर यहाँ आ गया, तो ये दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 2 टाइम्स। अब यहाँ 3 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, 3 2 बार है, 5 2 बार है, 5 का भी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ देखिए, 3 15 स्क्वायर का एक गुणनखंड हो गया, 3 15 स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो 3 15 स्क्वायर को विभाजित करती है, इंप्लाइज 3 15 का भी अभाज्य गुणनखंड है, इंप्लाइज 3 15 को भी विभाजित कर 15 को भी विभाजित करती है। अतः बोल सकते हैं 3 यदि 15 के स्क्वायर को विभाजित करती है तो 3 15 को भी विभाजित करती है ना। थैंक यू।